मेंटेन करेंगे, समय देंगे थोड़ा सा ना, तभी संभव है, अदरवाइज संभव कम है। ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं, सेशन शुरू करते हैं। चलिए ठीक है। अनमोल, बाकी लोगों को भी जरा मैसेज डालिए, अर्चिता सेन, सूरज मोदक जी, बाकी लोगों को भी ग्रुप में मैसेज डालिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव जुड़ें और क्लास को ज्वाइन करें। जी, चलिए ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं अपना ये क्लास। बेस्ट क्लास होगा आज और आपको मिलेंगे बहुत ही टारगेटेड क्वेश्चंस। ये टारगेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे, पूरे क्वेश्चन के आंसर का पूरा क्लू निकालेंगे, फुल ऑपरेशन के साथ में करेंगे क्वेश्चन को। इसलिए आपको हमारे साथ बिल्कुल लाइन लेंथ बना करके रखनी है। जवाब आपको भी देना है, डिस्कशन हम भी करेंगे आपके साथ में। जो भी लोग ज्वाइन करेंगे उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, फटाफट सीरीज को ज्वाइन करिए। चलिए रेडी। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। चले, राहुल विश्वकर्मा जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। DK वर्मा जी, सभी को सादर नमस्कार। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको आज मस्त मिलेगा, फटाफट सभी लोग ज्वाइन करें। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, सभी लोग आ रहे हैं लाइव सेशन में। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। हमारा एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। क्वेश्चन नंबर 1, 2009 का मॉडल पेपर, जैसे मैंने आपको बताया कि 2009 का मॉडल पेपर मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा। 2009 के इस मॉडल पेपर में आपको, वैसे तो आपने सॉल्व बहुत सारा किया होगा, लेकिन हम आपको ये मॉडल पेपर बहुत ही स्टैंडर्ड वे में सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। और आज मैंने क्वेश्चन को हिंदी में ज़्यादा लिया है चूँकि आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हिंदी में लेने का जो मोटो था वो ये था कि आप सभी को समझ में आ सके, लेकिन इंग्लिश भी डिक्टेट करूँगा आपको, इसलिए आप बेफिक्र रहिएगा। इंग्लिश भी डिक्टेट करूँगा, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग मुड़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मुड़ते हैं जी। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय किस फार्मूले से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। थोड़ा सा जूम और कर देता हूं, हिंदी इंग्लिश ये सब हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन मैंने आज पेपर हिंदी में इसलिए उठाया है कि बहुत सारे लोगों को जो दिक्कत हो वो ना आए, इसलिए उठाया, और कोई बात नहीं है। लेकिन आपकी कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, वेरी गुड, सेकंड ऑप्शन सही है, इसका सेकंड ऑप्शन सही है, यानी कि ये वाला। अब आपको कैसे बताऊं ये सही है, देखिए आपको समझाता हूं। यहां पर आप जानते हैं कप्पा इज इक्वल टू L अपॉन ए। L सेल कांस्टेंट होता है, C जो होता है यहां पर कंडक्टिविटी है। ठीक है, मैसेज अपने साथियों को करते रहिए, उन्हें नहीं मिल पा रहा है ज्वाइन क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर C को क्या बोलते हैं, ये C इज इक्वल टू 1 अपॉन R होता है।
तो इसका मतलब हुआ सेकंड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर एक्यूरेट है, एक्यूरेट है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इंग्लिश में बताता चल रहा हूँ, वो मैटर नहीं है, मैटर ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिएक्शन एम एन प्लस एन इलेक्ट्रॉन, एम जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा वो भी आपको बताने की पूरी मैं कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की भी कोशिश करूंगा, दोनों बातें हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग रिएक्शन को एम, ठीक है, एम एन प्लस हो गया और यहाँ हम प्लस एन ई इलेक्ट्रॉन, पूरा इक्वेशन एज इट इज कॉपी कर लेते हैं तो एम हो गया। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जब सेल निकालते हैं तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक्चुअली वैल्यू रिडक्शन पर दे रखी है, ये वैल्यू यहाँ पर रिडक्शन पर दे रखी है क्योंकि ऑक्सीडेशन पर नहीं दे रखी। तो आपको रिडक्शन वाला फार्मूला लगाना है, E इज इक्वल टू हो जाता है ई नॉट सेल और यहाँ पर आ जाता है -0.0591 अपॉन एन, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एम है और नीचे एम एन पॉजिटिव है। तो अगर हम एम एन पॉजिटिव को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर ले आते हैं इसे, तो इसका मतलब ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी। तो फार्मूला आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू हो जाता है आपका ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन एन, यहाँ प्लस कर दीजिए तो लॉग की वैल्यू ये वैल्यू 1 हो ही जाती है, ये वैल्यू 1 हो ही जाती है, ठीक है, ये वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका m के ऊपर n प्लस आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 1 बिल्कुल एक्यूरेट है और आप लोगों ने भी जवाब बहुत सही दिया है। कुछ लोगों को ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, कुछ लोगों को ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, तो मैं जरा उन्हें बता देता हूँ जी। स्क्रॉल करिए, ऐप नहीं मिल पा रहा हो जिन लोगों को, बताइए जरा एक बार कैसे स्क्रॉल करके आपको मिलेगा, मिल जाएगा फिलहाल। नीचे ऑप्शन ज्वाइन नाउ आ रहा होगा। रेनू मिल गया, ठीक है, रेनू यादव वेरी गुड। बाकी लोगों को भी बता दीजिए कहाँ पर है, बाकी लोगों को भी बता दीजिए कहाँ पर ऑप्शन है टारगेट बैच में जी। भावना, चलो शाबाश, वेरी गुड। तो क्वेश्चन आपको जरूर अच्छे लगेंगे और हम आपके साथ में फुल डिस्कशन के मूड में हैं इस समय और आप हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट 2009 का मॉडल पेपर है ये हमारे सामने और इसी को हम डिस्कशन कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए शाबाश, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का रहा है ए और बी जो है आपस में कंबाइन किए हैं और कंबाइन करने के बाद इन्होंने R इज इक्वल टू, यानी कि रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो दिया हुआ है वो रेट ऑफ रिएक्शन आपके सामने है। कितना दिया है, R इज इक्वल टू AB, ठीक है, कोई बात नहीं, मुश्किल से मिला, लेकिन जो चीज मुश्किल से मिलती है जगमोहन जी वो बहुत कामयाब होती है, ये बात ध्यान रखिए, फिर कॉन्फिडेंस मेंटेन हो जाता है। तो आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखना है और क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं इंग्लिश में डिक्टेट भी किए दे रहा हूं। द रेट ऑफ रिएक्शन A प्लस बी, जो भी है A प्लस बी से प्रोडक्ट बन गया, तो रेट इज गिवन बाई A R is equal to A into B. Reaction B is taken in large excess. Reactant B is taken in large excess. तो रेट क्या होगा, तो रेट क्या होगा, यानी कि तब रेट आपको निकालना है तो आपको पता होना चाहिए अगर ये लार्ज अमाउंट में लिया जाता है तो जो भी लार्ज अमाउंट में लिया जाएगा वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट, ठीक है, नेग्लेक्ट कर देंगे। और जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो इसका मतलब है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गई। अब स्यूडो तो फर्स्ट ऑर्डर दिया नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा, ऑप्शन हमारा आ जाएगा सर जी यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर आएगा, क्योंकि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है नहीं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर यहाँ है नहीं और ये जो नेग्लेक्ट कर देना है तो इसका मतलब केवल ऑर्डर हमारा 1 ही बचा। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वलेंट टू द
फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि यूनिट जो होती है लगभग क्या दोनों की सेम यूनिट आती है, दोनों की सेम यूनिट आएगी। तो आप लोग अगर लाइव रहेंगे ना और हमें भी अच्छा लगेगा तो ये टेस्ट सीरीज आपको बेस्ट मिलेगी। और इस टेस्ट सीरीज में आपको बहुत बेनिफिट भी होगा, क्योंकि हम इसमें कुछ सेपरेट क्वेश्चंस ही लेकर के आएंगे। क्वेश्चन रेगुलर वे से हट करके होंगे, क्वेश्चंस रेगुलर वे से हटकर होंगे। जिन क्वेश्चंस को हम इस टेस्ट सीरीज में चूज करेंगे उन क्वेश्चंस का आपको बेनिफिट एग्जाम में बहुत मिलेगा। ये टेस्ट सीरीज आज हमने हिंदी में ली है, लेकिन ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, दोनों में अवेलेबल है, दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग जरा बैच में डालते जाइए कहां पर ऑप्शन शो हो रहा है। मैं जरा डाल देता हूं किन लोगों ने डाला है। शो कर देता हूं, बहुत सारे लोगों को नहीं शो हो पा रहा है। एक मिनट का समय आप ही लोग डाल दीजिए जरा, आप लोगों को समय कम लगता है, हमें थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। ठीक है, चलिए। हाँ, स्क्रीनशॉट लेकर के बिल्कुल सही कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन पर आइए। फोर्थ का ये आईयूपीएसी नाम बताना, प्रीति सक्सेना, इसका आईयूपीएसी नाम बताना है। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो आईयूपीएसी नेम तो आपको मैंने पढ़ाया था, एजाइन होता है, एजीन लिखा हुआ है ना, इसको आप इंग्लिश में एजाइन ऐसे करके बोलते हैं, AZINE, एजाइन। स्क्रोल विनय क्या कहते हैं दीक्षा, जरा आप स्क्रॉल बता दीजिए कि स्क्रॉल करके नीचे की तरफ ऑप्शन आपको मिल जाएगा तो सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। और जगमोहन जी, आपने बड़ा मुश्किल से ढूंढा है, तो मैं आपसे भी कहूंगा कि आप जो हैं वो स्क्रीनशॉट डाल दें, वहां पर स्क्रीनशॉट डाल दें तो उसमें भी लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर आइए। 2s कक्षक के इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोणीय एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, इसे हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। और एंगुलर मोमेंटम 2s का निकालना है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2s, एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2s। आप केवल बेल पे घंटी पर क्लिक ना करिए, घंटी पर क्लिक ना करिए, नहीं तो फिर आपको जो है वो हमें डिस्टरबेंस होगा। प्लीज आप घंटी पर क्लिक ना करिए। तो एंगुलर मोमेंटम जब हम लोग निकालते हैं तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है? अंडर रूट एल, एल प्लस वन, एल प्लस वन, और यहाँ पर बाहर h अपॉन 2 पाई होता है। अब l की वैल्यू ही 2 हो गई, तो भाई s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू तो 0 होती है, तो ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ का 0 ही आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन, ये भी पीजीटी एग्जाम भाई 2009 का पेपर ही पूरा चल रहा है, इंपॉर्टेंट है, और ये भी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर नोट डाउन भी किए दे रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, किए दे रहा हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है सूरज। बाकी लोग भी जो आ गए हैं वो लोग भी अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते रहें और हमें बताते रहें कि सर हमको समझ में आ रहा है, मेरी वॉइस उनको क्लियर है कि नहीं है, ये बात भी वो हमें बताएंगे। तो आज मैंने पेपर हिंदी का लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस एग्जामिनेशन, पीजीटी एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे हमेशा इंपॉर्टेंट बताया है। वेरी मेरी क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा है, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा जी। बताइए, निम्न में से कौन एर्केनोबोरेन को प्रदर्शित करता है? विच शोज एर्केनोबोरेन, एर्केनोबोरेन को कौन कौन
शो करेगा। तो अब आप जानते हैं कि सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी कर देता हूं। अगर यहाँ पर सबसे पहले आप जानिए कि अगर कहीं पर फार्मूला है बी एन, ठीक है ना, और एच लिखा और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया यहाँ पर N+4, तो ये निडोबोरेन होता है। ये कौन होता है? निडोबोरेन। मैं आपको समझा भी देता हूँ पूरा, इसको निडोबोरेन बोलते हैं, नोट कर लीजिए। और कहीं पर अगर Bn और H और ब्रैकेट में N+6 कर दें, N+6 कर दें, तो आपका आर्केनोबोरेन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आर्केनो बोरेन। और वही पूछ ही रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा इसका जो आंसर आना चाहिए वो आपने भी नहीं, Bn+4 जो है वो निडोबोरेन है, Bn+6 जो है वो आर्केनोबोरेन है। तो आपको यहाँ पर C5 यानी थर्ड वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा, थर्ड वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा। Bn+n की वैल्यू 5 कर दीजिए और सेकंड वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा, सॉरी सेकंड वाला ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा ये, क्योंकि अगर हम यहाँ पर n की जगह पर 5 रखते हैं तो B5 हो जाएगा और H हो गया। ब्रैकेट में हम लोग 5+6 यानी कि 11 कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाता है। तो ये हमारा आर्केनोबोरेन मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो आप घबराइए बिल्कुल नहीं, आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में आंसर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आने पाए मेरे प्यारे साथियों। नहीं, कोई बात नहीं, आप फार्मूला याद करिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया होगा, बहुत सारी वीडियोस में बताया होगा। फार्मूला मैंने लिख दिया था, अभी नोट कर लीजिएगा फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं, जगह बनाने के लिए मैं ये मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 7, अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज ये एक दूसरे के क्या है? ये एक दूसरे के क्या है? ये ईपीमर्स है, एनोमर्स है, ईपीमर्स है? जी बताइए। एनोमर्स है, वेरी गुड, एनोमर्स है। 7 का सी होगा, एनोमर्स है। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? सही लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? निम्नलिखित में जो I2 और NaOH के साथ अभिक्रिया कर आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, विच गिव्स द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? जो इसमें पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे वो कौन है? जी बताइएगा। आशीष शुक्ला, जगमोहन जी। वेरी गुड, एनोमर्स है। जी जगमोहन जी, 100% राइट। एट्थ वाले का आयोडोफॉर्म टेस्ट हमेशा वही देते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट हमेशा वही देते हैं जिनके अंदर ये ग्रुप होता है, या तो कीटोनिक वाला ये हिस्सा होना चाहिए, बाकी आगे कुछ भी हो, और या फिर आपका ये ग्रुप होना चाहिए CH3। यहाँ पर हम लोग H ले लेते हैं, यहाँ पर OH। नीचे क्या जुड़ा है इससे मतलब नहीं है, चाहे हाइड्रोजन हो या कुछ भी, लेकिन ये इतना हिस्सा तो होना ही चाहिए। तो एट्थ वाले का जवाब आपको क्या मिलेगा बताइए? इतना हिस्सा तो होना ही चाहिए। एट्थ वाले का जवाब आपको क्या मिलेगा? एट्थ वाले का जवाब क्या मिलेगा? देखिए यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, इसमें भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, इसमें पॉसिबिलिटी क्या है? नहीं है, इसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमें इसमें पॉसिबिलिटी क्या आपको दिख रही है? पॉसिबिलिटी है? नहीं है ना, इसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डी वाले में जी, तो ऑप्शन नंबर फिर हमारा एट्थ का जो है वो क्या हो जाना चाहिए? एट्थ वाले का जवाब हमारा हो जाना चाहिए, बोलिए। फोर्थ, वेरी गुड, नाइस। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ हो जाएगा। बहुत सुंदर। वैसे अगर आप चाहो तो इसे ओपन कर लो, पीएच हो गया, यहाँ पर आप OH लगा दो, यहाँ नीचे H लगा दो और यहाँ CH3। तो आप देख रहे हो इतना पार्ट इसमें कॉमन हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब एट्थ वाले का जवाब डी हो गया ना, एट्थ वाले का जवाब हमारा यहाँ पर डी हो गया है। बिल्कुल एक्यूरेट आपने जवाब दिया, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 जी, क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। बहुत ही सुंदर, शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिएगा। जी बोलिए।
9 का डी बता रहे हैं आप लोग, 9 का डी, इसके साथ अगर रिएक्शन करेगा तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो आपको ये दिख रहा है, ये लीव कर जाएगा इसके साथ में, तो आपको मीथेन मिलेगा। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, मीथेन मिलता है। रिएक्शन अगर जानना चाहते हो तो रिएक्शन भी आपको बता देता हूँ। CH3 MgX ले लीजिए, इसकी रिएक्शन करा दीजिए आपका, यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, तो ये पोर्शन यहाँ से उड़ा दीजिए इतना, और ये हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर CH4 बन जाता है, और यहाँ Mg हो गया। Mg ब्रैकेट में लिख दीजिए, चाहे ऊपर लिख दीजिए Mg, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, और एक साइड में X लगा दीजिए, एक साइड में ग्रुप लगा दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अधिकतर ये पीजीटीज में आए हैं, अलग अलग फॉर्म में आया है। बहुत सारे एग्जाम्स में पीजीटी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें डिफरेंट मेथड से ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे तो आप नोट करिए और इस क्वेश्चन पर ध्यान भी विशेष तौर से दीजिए, ठीक है ना। अच्छा लगा क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन अच्छा जरूर लगा होगा। इजी होना एक अलग बात है, लेकिन क्या पैटर्न पर है क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी बनती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए फटाफट। कौन कौन लोग लाइव हैं, जरा हम उनसे बात भी कर लें, है ना। सभी लोग लाइव अगर रहते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। और जवाब जो अपनी प्रेजेंस दर्ज कराना चाहता है वो किसी एक का जवाब देगा तो मैं उसकी प्रेजेंस दर्ज कर लूंगा कि भाई आए हो आप ऐप पर। चुपचाप देख करके चले जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। संकुलन आयन यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन दिया है, कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है। तो इन दिस कॉम्प्लेक्स आयन एक्सप्लेन द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द कोबाल्ट। अब ये बताइए कि आपको कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, तो EAN ऑफ कोबाल्ट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का कितना होता है, एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का 27 होता है ना, तो यहाँ पर 27 लिख दीजिए, ठीक है। अब इस पर चार्ज कितना आया, 3 आ जा रहा है, तो इसका मतलब माइनस का 3 कर दीजिए। प्लस का लिगेंड यहाँ पर ये बाइडेंटेट, 2 दूनी 4 और 2 6 दूनी 12, 12 इसमें जोड़ दीजिए, तो यहाँ 24 प्लस 12 बचा, यानी कि 36 आ जाएगा। 36 आ रहा है, तो यानी इसका जवाब फिर आ जाएगा आपका 10th का बी, यानी कि ये आएगा जवाब बी, ये आएगा। चेक करिए आप लोग भाई, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एटॉम इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल माइनस नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन लॉस बाय सेंट्रल यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन बाय द या डोनेटेड बाय द लिख दीजिए लिगेंड्स मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आंसर आएगा जी। बताएं, बोलिए, यही आंसर आ रहा है ना, सभी का यही आंसर आ रहा है? शाबाश, वेरी गुड। जिन लोगों को नहीं ज्वाइन करना है वो अलग बात है, लेकिन अगर आप कोई चीज, क्या होता है ना, किसी चीज को आप जब लाइट वे में लेते हैं तो फिर इसका मतलब मान के चलिए, मनु उपाध्याय 11th का सी बता रहे हैं, निम्न में से आहा कितना बढ़िया क्वेश्चन, निम्न में से किस एस्टर की सुगंध रस भरी की होती है? रस भरी समझते हो आप? हा? किसकी सुगंध रस भरी की तरह होती है? बताइए, रस भरी जानते हैं आप? रस भरी जानते हैं आप? बता पाएंगे क्या होती है रस भरी? नहीं जानते हैं? 11th का सी, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। यानी कि आपने जवाब दिया है बिल्कुल एक्यूरेट, आइसो एमिल वैलेरेट नहीं जानते हैं। एक्चुअल में इसको रसबेरी भी बोलते हैं, रस भरी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में रेस्पबेरी बोलते हैं। रेस्पबेरी एक छोटा सा फल होता है जो अंगूर की तरह दिखता है और प्लांट में लगा रहता है, ठीक है, और वो खेतों में अधिकतर प्लांट होते हैं, कॉमन है, मार्केट में मिलता है, येलो कलर का मार्केट में जब हो जाता है तो मिलता है। हाँ, आपके यहाँ इसे मिठाई कहते हैं, चलो ठीक है। तो आइसो एमिल वेलरेट इसके अंदर होता है, उसी के कारण इसकी जो फ्रूटी स्मेल, अच्छी स्मेल लगती है, देखने में स्वादिष्ट भी होता है, मीठा भी होता है खाने में। कभी आप देखिए, येलो येलो सा रहता है। हाँ? जी, चलो
क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 12 जी, क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन की क्रिया अगर कराएं, यानी रिएक्शन ऑफ 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, ठीक है, मेटल सोडियम के साथ में कराते हैं तो डाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराएं तो कौन सा इसमें प्रोडक्ट मिलेगा? तो आप पहचानिए पहले रिएक्शन जो होने वाली है वो रिएक्शन क्या होगी जी। 12 का जवाब आप लोग, कुछ लोग 4 दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ मैं Cl ले लेता हूँ, मैं रिएक्शन आपको दिखाता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ Cl लिया और इस तरीके से हमने यहाँ पर Br लिया, यहाँ पर 2Na लिखा, 2Na, यहाँ पर Br लिखा, यहाँ पर आपका इस तरीके से Cl लिखा, यहाँ 2NaBr निकाल दिया। तो जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो यहाँ पर हम लोगों को कौन सा मिलेगा? फर्स्ट वाला मिलेगा, ए मिलेगा, ए। ब्रोमो से ही रिएक्शन प्रेफर की जाएगी। ये बड़ा साइज में है, इजिली ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, लेकिन वुड्स का Cl की तरफ से नहीं कराओगे, Cl की तरफ से रिएक्शन नहीं कराओगे, रिएक्शन कराओगे Br की तरफ से, Br की तरफ से कराओगे। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधिकतर लोग इसे उल्टा रिएक्शन करा देंगे तो आंसर यहाँ पर सेकंड मिल जाएगा, सेकंड मिल जाएगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस आंसर को सटीक समझिए और करने की कोशिश भी करिए, करने की कोशिश भी करिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन से आपको हेल्प भी मिलेगी एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। चलिए इसी के आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब जो लोग सोचते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है ना, अधिकतर किसी भी चीज को आपको अगर पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सोचो कोई सर के पास इंजेक्शन हो, वो दे दे, रात में लगा लो, सुबह केमिस्ट्री की उल्टियां होने लगे, तो ये संभावना तो शायद नहीं है ना। अगर ऐसा इंजेक्शन बनाने की मैं सक्षम रहा तो फिर जरूर बना के दे दूंगा कि रात में इंजेक्शन लगाओ, सुबह केमिस्ट्री की उल्टियां हो, तो कोशिश की जाएगी। जी 13 वाले मनु उपाध्याय सही कह रहे हैं आप। निम्न यौगिकों की, जो यौगिक है इनका बेसिक नेचर आपको बताना है। बेसिक यानी कि बेसिक नेचर इसको आपको सेट करना है। तो बताइए इसमें बेसिक कौन सबसे ज्यादा होगा, कौन सबसे ज्यादा होगा? तो सबसे ज्यादा बेसिक तो मेरे हिसाब से कौन होना चाहिए जी, बताइए। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर पर डिपेंड करती है, अवेलेबिलिटी लोन पेयर पर डिपेंड करती है। देखो ये तो, ये एन जो है वो अंदर है सब, ये वाला एन अंदर है, ये वाला भी एन अंदर है, ये वाला भी एन अंदर है, ये वाला भी एन अंदर है। जी ऑप्शन नंबर, ये सबसे ज्यादा बेसिक यही होगा, ये मोस्ट बेसिक होगा, दिस इज मोस्ट बेसिक। उसके बाद नंबर इसका आएगा, फिर इसका आएगा, क्योंकि ये लिस्ट हो जाएगा, ये वाला लिस्ट हो जाएगा। ये आपको बताया भी था, ये लिस्ट बेसिक है भाई, ये मोस्ट बेसिक है। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इज मोर, मोर अवेलेबल ज्यादा है यहाँ पर, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इज मोर, ठीक है। उसके बाद ये भी एलिफेटिक कैटेगरी का है, तो यहाँ पर भी इससे कम होगी, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, लेकिन कारण है कि ये जो ऑक्सीजन लगा है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण लेस अवेलेबल होगा, लेस। यहाँ पर इससे कम हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपका लिस्ट बेसिक होगा, क्योंकि ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है।
ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन ही मोर बेसिक होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्लियर हो गई बात। ऑक्सीजन पर होने से लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपना लोन पेयर जल्दी नहीं रिलीज करेगा। तो आंसर जो एक्यूरेसी जा रही है वो फोर्थ क्वेश्चन पर जा रही है, फोर्थ वाले ऑप्शन पर जा रही है, फोर्थ वाले ऑप्शन पर जा रही है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, 14 एंड 15 ये क्वेश्चन पीजीटी में अक्सर देखा गया है, बहुत ज्यादा आया है। यूपी पीजीटी में खासकर इस क्वेश्चन का जलवा रहा है, यूपी पीजीटी में इस क्वेश्चन का अपना एक जलवा रहा है। तो भाई साहब इस जलवे को बरकरार रखिए। 14 हाइपो का यूज जो फोटोग्राफी में होता है, बताइएगा हाइपो का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, किसके फॉर्म में किया जाता है? एक्चुअल में हाइपो जो होता है वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है सिल्वर हैलाइड के साथ में, इसीलिए जो है वो फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। तो इसका जवाब जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एक प्रबल ऑक्सी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, इट इज, अभी मैंने बोला ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह इसको यूज किया जाता है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। एक प्रबल कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। टारगेट बैच में जो लोग हैं वो कोई रिप्लाई, देखिए शिवानी सिंह जो है वो कुछ पूछ रही है, प्लीज जवाब दीजिए। आप लोग अपने मोबाइल से जवाब इजी वे में दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। निम्न में कौन सा उत्पाद बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बनता है? अच्छा ये बताइए क्या बनता है, ये तो बताइए, नेम द प्रोडक्ट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या बनता है बताइए? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि अगर इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो यहाँ पर 5 HCOOH बनेंगे और साथ में SCHO कितने बनेंगे? 1 बनेगा जी। तो आंसर हमें यहाँ से मिल रहा है इनमें से दोनों, बोथ, बोथ मिलेगा, बोथ। जी वेरी गुड, शाबाश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर आ जाइए। देखिए हमने आपके लिए डिस्कशन के साथ में क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसीलिए आपको हो सकता है थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन पूरा आपको मिल रहा है। ये एक हमने सिंपल जो यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल लिया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या दिया हुआ है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, DHKL इज इक्वल टू A और अपॉन में वही आ जाएगा आपका जो फार्मूला है H² प्लस K² प्लस L²। तो इसी तरीके से अगर 100 पे लाना है तो D100 रख दीजिए वही 100 पर, तो ऊपर आपका वही A हो जाएगा, यहाँ A को 1 भी मान सकते हो, नीचे आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, टोटल आपका यहाँ पर A बचेगा।
तो ए का मतलब हुआ 1 बचेगा, 1 मान लीजिए उसे थोड़ी देर के लिए, 1 बचेगा। इसी तरीके से दूसरा 110 है, तो दूसरा 110 के लिए डी 110 इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर वही ए रख लीजिए और नीचे ऊपर 1 लेकर के चल रहे हैं उसे, यहाँ पर वही हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, यानी कि 1a अपॉन रूट 2 हो गया। तो ये 1 अपॉन रूट 2, तो ये पहला मिल गया, दूसरा मिल गया। तीसरे वाले में 111 है, तो 111 का मतलब रूट 3 आ जाएगा, तो ये वाला हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा एक्यूरेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज एक्यूरेट। ऑप्शन नंबर 1 इज एक्यूरेट। समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट ईयर 2021 में ऐसा क्वेश्चन आया था। 2021 में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, याद है आपको? ऐसा ही क्वेश्चन आया था, यस और नो बताइएगा, क्या ऐसा ही क्वेश्चन आया था? चलिए शाबाश दीक्षा, दीक्षा बहुत सुंदर, आपने जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक, शाबाश दिलीप पांडे जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आने की आशंका और उम्मीद दोनों बनी रहती हैं, 17 वाले। इस पर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन गिब्स हेल्मोंट्स इक्वेशन अक्सर पूछी गई है, बहुत ज़्यादा पूछी गई है। गिब्स हेल्मोंट्स इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा पूछी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इक्वेशन से आप सेटिस्फाइड होंगे कि कौन सी इक्वेशन है। 17 वाले का जवाब अगर आप देंगे तो हम समझ लेंगे कि आपको इक्वेशन याद है। याद है, ये तो याद होना चाहिए ना, तभी तो पता लगेगी। गिब्स हेल्मोंट्स की इक्वेशन याद ही, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी, ब्रैकेट में डेल जी डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी और पी के रूप में रहती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर ए ऑप्शन को टिक कर लीजिए, ठीक है, ए ऑप्शन को टिक कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन कैसे लगे बताइएगा। पेपर तो आपने देखा ही होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे नहीं लग रहे हैं आपको, समझ में नहीं आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो यस बोलिए, नहीं अच्छे लग रहे हैं तो नो बोलिए, नो प्रॉब्लम, हमें कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज इसलिए भी नहीं कि भाई मॉडल पेपर का सेट क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, 2009 का पेपर ही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया 2009 का सॉल्व पेपर है, ठीक है, इसे सॉल्व करवा रहा हूँ। और आपको आंसर तो सभी बुक में मिल जाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन, ठीक है, कुछ में मिलेंगे। शुष्क सेल बैटरी के किस द्विध्रुवक का उपयोग होता है? जी बताइएगा। शुष्क सेल बैटरी में किस डाइपोलर का उपयोग होता है? जी बताइए। शुष्क सेल में तो आपको पता होना चाहिए कि जो ड्राई सेल होता है, वो ड्राई सेल में अगर आप देखते हो तो क्वेश्चन नंबर, लाइन लेंथ बिगड़ गई क्या, क्वेश्चन नंबर पेज पलट गया है, पेज शायद उल्टा लग गया है, एक पेज मिस कर गया है कोई, प्रिंटिंग कराते समय देख लें कहाँ पर है, अगर होगा तो फिर मिल जाए। एक पेज कहीं पर मिस हुआ है, एक पेज मिस हो गया है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, मॉडल पेपर में दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 50 से आइए, एक पेज मिस कर गया है जी।
ड्राई सेल जो होती है 50 वाले क्वेश्चन पर आइए। 50 वाला क्वेश्चन जो है वो ड्राई जो सेल होता है जिसको शुष्क बैटरी कहते हैं, ड्राई सेल जो होता है, इस ड्राई सेल में डाईपोलर यानी कि डाईपोल की तरह कौन यूज किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए अमोनियम क्लोराइड को हम लोग डाईपोलर की तरह यूज करते हैं, डाईपोलर की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड हम लोग टिक करेंगे। इसको देख लीजिएगा, एक पेज कोई स्कैन होने से बच गया, छूट गया है, तो वो आपको मिल जाएगा। मॉडल पेपर आपके साथ पास में होगा तो उसमें से चेक करिएगा उसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 पर आइए। 51 निम्न में से कौन सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक केमनोफोर जो होता है, हाँ, को कौन इसमें से कलरलेस कर देगा। बेसिक केमेनोफोर को इसमें कौन कलरलेस कर देगा। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा ऐसा है जो अल्कलाइन केमेनोफोर को कलरलेस कर दे। तो अगर एल्कीन में से पास करते हैं, आपको पता होता है एल्कीन गैस ऑन यानी कि ऑन पासिंग थ्रू द अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ केमेनोफोर इट डीकलराइजेस द, है ना, ये एक्चुअल में अनसैचुरेशन को भी शो करता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर को तो शो ही करता है, अनसैचुरेशन को भी शो करता है, एक ही बात है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल आएगा वो सेकंड वाला आएगा, ठीक है ना, सेकंड वाला आएगा जी। ठीक, चलिए इसके बाद आ जाइए। एल्कोहल निम्न में से किसकी तरह कार्य करता है। एल्कोहल, नेचर ऑफ द एल्कोहल, व्हाट इज द नेचर ऑफ एल्कोहल। क्वेश्चन का कहना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एल्कोहल। यहाँ पर एल्कोहल का नेचर बताना है, नेचर ऑफ एल्कोहल बताना है। तो एल्कोहल किसकी तरह वर्क करेगा, तो हम एल्कोहल को तोड़ देते हैं। C2H5OH ले लीजिए, तोड़ दीजिए C2H5O नेगेटिव में और H पॉजिटिव में। तो जो H पॉजिटिव मिला है तो इसका मतलब हुआ ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव करेगा या ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव करेगा। ब्रोंस्टेड एंड लॉरी अगर आप देखते हो तो किसकी तरह कार्य, एल्कोहल निम्न में से किसकी तरह, तो ये डोनर ऑफ H पॉजिटिव आयन हुआ ना। अच्छा, ऐसे बताएंगे या फिर, हाँ बोलिए, ए बता रहे हैं, ये बेस की तरह कार्य करता है। कैसे, देखिए इसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो C2H5O नेगेटिव, ये हमेशा अटैकिंग कंडीशन ये आती है, अटैकिंग कंडीशन ए आती है। देता तो एसिड है, देता तो ये H पॉजिटिव है। तो देखो ब्रोंस्टेड एसिड क्या होते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड आपने सुना होगा, ब्रोंस्टेड ये एक्सेप्शनल केस बन जाता है, ये एक्सेप्शनल केस बन जाता है। ब्रोंस्टेड एसिड ये नहीं है, ये नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि इसको हम ऐसे तोड़ेंगे तो आंसर हमें यही समझ में आएगा, लेकिन प्रोटोनेशन जब कराएंगे H प्लस इसमें जोड़ेंगे तो ये ROH और ये ऐसे करके बना लेता है, हाँ, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ये कंडीशन चलती है। अक्सर आंसर हमें यही दिखाई देता है, लेकिन आंसर इसका आता है ब्रोंस्टेड बेस की तरह कार्य करता है। अटैकिंग, ये लोन पेयर यहाँ पर है ना, तो लोन पेयर यहाँ पर है तो इसका मतलब यहीं पर तो अटैक करेगा H पॉजिटिव, तो फिर आंसर ब्रोंस्टेड बेस आता है। जबकि लगता ऐसा है कि आंसर हमारा ब्रोंस्टेड एसिड आएगा, ब्रोंस्टेड एसिड आएगा। इसलिए इस बात का बड़ा ध्यान देना है कि क्वेश्चन को ट्यूनिंग को भी समझना है, क्वेश्चन की ट्यूनिंग को भी समझना है और क्या कहना चाह रहा है ये बात भी कहना पड़ेगी। ब्रोंस्टेड एसिडिक नेचर, एल्कोहल्स का नेचर सर एसिडिक बहुत वीक, वाटर से भी वीक एसिड होते हैं, न्यूट्रल माने जाते हैं। यानी एल्कोहल्स वाटर ज्यादा एसिडिक होता है, मोर एसिडिक देन एल्कोहल जगमोहन सर। तो ये नियरली न्यूट्रल की तरह होते हैं, नॉट 100%। वाटर भी ऐसे, भाई ये भी H पॉजिटिव दे रहा है, ये भी H पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, ये तो आपको भी सर पता होगा। तो नियरली न्यूट्रल माने जाते हैं, नियरली न्यूट्रल की तरह ही कंसीडर किए जाते हैं। एसिडिक है लेकिन बहुत कम एसिडिक है, आपकी बात को मैं ओपन कर रहा हूं जो आप बोल रहे हैं। चलिए 53 पे आ जाइए। 53 पे एसिडिक का मतलब लेस देन वाटर, और वाटर खुद ही न्यूट्रल है तो बेचारे का क्या कंडीशन हो जाएगी समझ सकते हैं आप लोग। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 53
ऑक्सैलिक एसिड को निम्न में से किसके प्रयोग द्वारा टार्टरिक अम्ल से पहचान सकते हैं? तो आपने जवाब दिया है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट आपने जवाब दिया है। बोलिए। ऑक्सैलिक एसिड को डिस्टिंग्विश करने के लिए और टार्टरिक एसिड से सेपरेट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि टार्टरिक एसिड सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, टार्टरिक एसिड सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, ये तो आपको भी पता है सर, जानकारी है आपको, मेरी वॉइस आप तक आ रही है। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट पर आप टिक कर लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है। पायराडीन किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जी। HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करता है। सी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है क्या? कौन सी रिएक्शन है ये? CHCl3 है, रीमर टीमन रिएक्शन है ये, रीमर टीमन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट नहीं है, रीमर टीमन, रीमर टीमन रिएक्शन है और ये रीमर टीमन ही है, दिस इज रीमर टीमन। अर्चिता सेन, दिस इज रीमर टीमन। दीक्षा, वेरी गुड, नाइस, रीमर टीमन, वेरी गुड। इसके बाद 55 पर आ जाइए, 55 के स्लॉट पर आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन कई बार पीजीटी में आया है। स्टार्च का अगर हाइड्रोलिसिस करें, स्टार्च ऑन हाइड्रोलिसिस, तो स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से मैंने अभी कल भी आपको बताया था क्वेश्चन ये वाला, कि हम लोगों को क्या मिलता है, माल्टेज एंजाइम या माल्टेज ही, डायस्टेज एंजाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ग्लूकोज मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, ग्लूकोज, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। जवाब जो है आपका एक्यूरेट है, बिल्कुल 100% राइट है। निम्न में से कौन सा यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही नाइट्रीकरण के लिए अधिक क्रियाशील है? यानी कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाइट्रेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन रिएक्शन होती है, तो इसके लिए सबसे बेटर कौन है? तो सबसे बेटर जो इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट कर देगा, यानी कि टॉलिन हो जाना चाहिए, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। टॉलिन, बेंजीन नहीं होगा नाइट्रेशन के लिए, टॉलिन, क्योंकि टॉलिन में CH3 ग्रुप जो है वो सपोर्टिंग लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन की अगर डेंसिटी बढ़ाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर टॉलिन ऑप्शन आपको देना है, ना कि बेंजीन। जी अमरीश जी, आपको समझ में आ रहा है? अर्चिता सेन, आपको समझ में आ रहा है? बाकी जो भाई बहन हमारे हैं उनको समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई दीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। बाकी देखिए कौन कौन हमें सुन रहा है। अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने में शर्म किस बात की है? प्रीति सक्सेना अवेलेबल है, अजय प्रताप अवेलेबल है, शुक्ला, राहुल विश्वकर्मा है, राहुल विश्वकर्मा ने एक ही जवाब नहीं दिया है। DK वर्मा, ये तो सब एक्टिव लोग हैं। अंजनी कुमार भी हैं, हरिओम, विनय है, भावना है, ठीक है, शाबाश, स्कूल भी है, और दिलीप पांडे है, मनु है, राजेश है, बिंदु है, रेनू है। आप लोग जवाब, जो लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, तो कम से कम एक आध जवाब तो सुरेश पाल जी भी हैं, रवि तिवारी, बंडा यूपी, ठीक है, और मनीषा जी, मंजू, भूमि भी हैं, अमरीश, निधि, ये सब लोग जो हैं अवेलेबल, ये लोग जवाब देकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा दर्ज आप जवाब, इसीलिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ जी। 57 पर आइए। रोज तो अर्चिता इंग्लिश में ही कराते हैं, इतने दिनों से तो आप भी जुड़ी हुई हो, कोई दिक्कत नहीं, अब एक दिन की प्रॉब्लम है। जब बेंजीन का नाइट्रीकरण सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 से कराए, मैं इंग्लिश बोल तो रहा हूं, बेंजीन ऑन नाइट्रेशन टू गिव
ठीक है। देन यानी कि जो नाइट्रेशन टू गिव नाइट्रोबेंजीन, देन एक्टिव, विच वन इज एक्टिव, इसमें से सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होगा? तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोनियम आयन ही तो एक्टिव होता है, नाइट्रोनियम आयन ही एक्टिव आयन होता है जी। फिनॉल इज, फिनॉल क्या है? फिनॉल इज, व्हाट इज द फिनॉल? फिनॉल क्या है? 58 का जवाब दीजिए, फिनॉल क्या है? एसिड है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। फिफ्टी एट वाले का जवाब दीजिए। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से, हाँ एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक कार्बोनिक अम्ल से दुर्बल है। ठीक है, देखिए कार्बोक्सिलिक है, यहाँ पर कार्बोनिक नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक है, इसे सही कर लीजिए, ये कार्बोनिक नहीं है, कार्बोक्सिलिक है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक है, यहां पर भी कार्बोक्सिलिक कर लीजिए। तो कार्बोक्सिलिक से प्रबल तो स्ट्रांग तो नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, वीक तो है ही, यानी कि अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रांग है, देन हमारा फिनॉल हो जाता है, देन फिनॉल हो जाता है। तो ये ऑर्डर भी आपको पता है। ठीक है, और कार्बोनिक एसिड भी स्ट्रांग होता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक, यहाँ पर अगर कार्बोनिक भी रहने दो तो ये वाला वर्ड आपका सही हो जाए। कार्बोनिक तो H2, कार्बोनिक एसिड H आपका जो होता है H2CO3 होता है, और H2CO3 भी स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है फिनॉल से, लेकिन ये उतना स्ट्रांग, हाँ आप जवाब इसको थर्ड वाले को प्रेफरेंस दीजिए। कार्बोनिक अम्ल से प्रबल नहीं है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से दुर्बल है ये जी। FeCl3, एक्वस सोल्यूशन ऑफ FeCl3 कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। वेरी गुड, कैसे हो जाता है समझा देता हूं आपको। FeCl3 को आप वाटर में घोल दीजिए, यानी 3 वाटर के मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, तो FeOH का होल थ्राइस बन जाता है, और यहाँ पर 3 HCl बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया यहाँ पर। ये H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देगा, जब ये H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देगा तो मतलब इसका नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मेरे हिसाब से पढ़ने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। अगर सिलेक्शन लेना है तो फिर ऐसे क्वेश्चंस पर विशेष तौर से आपको ध्यान देना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो देना ही चाहिए। बाकी आप जैसा उचित समझते होंगे, अगर आपको पीजीटी पे एक्टिव रहना है, पीजीटी का सिलेक्शन लेने की उम्मीद है, तो फिर कोशिश कर लीजिए थोड़ी सी, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि माहौल कितना खतरनाक चल रहा है। आप देख रहे हैं ऐसा कोई पेपर नहीं है जो डिस्टर्ब ना हुआ हो, ऐसा कोई पेपर नहीं, गवर्नमेंट भी सकते में है कि आखिरकार इतनी सेंध कैसे लग रही है, इतनी सेंध कैसे लग रही है। अभी तक के जीवन में ऐसा इतिहास में नहीं हुआ कि ऐसा कोई पेपर नहीं जो गड़बड़ ना हो रहा हो। 60 पर आई, इसलिए मेहनत करिए आप लोग, थोड़ी सी भरोसा बनाए रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। इसका जो बेसिक नेचर है, बेसिसिटी का जो ऑर्डर है, तो सबसे ज्यादा बेसिक तो यही होगा, फिर वाटर, फिर HF, यही ऑर्डर होगा। 60 का A होगा जी। उसके बाद Ra26 का जो कांस्टेंट है, यानी कि अगर आपसे कहें जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट एक्टिविटीज का है, वो आपका ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और उसका सैंपल की जो पावर है, डीके कांस्टेंट ये दे दिया है, और एक्टिविटी आपकी इतनी मिली क्यूरी दे रखी है। तो फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं, आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला आ जाएगा यहाँ पर, फार्मूला आ जाएगा यहाँ पर dn/dt इज इक्वल टू लैम्डा n आ जाता है। तो माइनस का dn लेना पड़ेगा ना, डिसइंटीग्रेशन माइनस dn/dt इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 मिली क्यूरी दे रखा है, हाँ मिली क्यूरी दे रखा है, तो यहाँ पर मिली क्यूरी लिख लीजिए। सही बात है। वर्मा जी सही कह रहे हो, तो इसलिए मैं सारे बच्चों की जुगाड़ भी नहीं करूंगा भैया।
सही बात है, नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा कम पढ़ाऊं, चक्कर में ना फंसूं। सही कह रहे हो, आपकी बात से मैं 100% एग्री हूँ, और ये संभव भी नहीं है। पता लगा शिवानी दीक्षा सोचे चलो अनु सर से मुलाकात करें आए, जेल में होंगे। 1.5 मिली, 1.5 मिली, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसलिए चुपचाप अपने आधे बच्चे सेलेक्ट करो, पूरे मत करो। तो माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1.5 मिली क्यूरी हो गया। तो अब इसे मिली क्यूरी को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये डीके कांस्टेंट कितना दिया, लैम्डा की वैल्यू कितनी है ये दे रखी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए लैम्डा। तो यानी कि ये मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा, 1.37 इंटू 10⁻⁻11 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिएगा। हाँ 61 को इंग्लिश में कर दें, चलो 61 को इंग्लिश में देखो। RA27 हैज द एक्टिविटी, यानी कि डीके कांस्टेंट अगर मैं लेता हूं, हैज द डीके कांस्टेंट 1.37 इंटू 10⁻11 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, द सैंपल ऑफ RA26 whose activity is 1.5 मिली क्यूरी, देन नंबर ऑफ द एटम्स कितने होंगे, तो n निकालना है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हमने आपको वैल्यू दे दी, अब n निकाल दीजिए। तो डीके कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता ही, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 इंटू आपका इसे मिली क्यूरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये डिवाइड करिए 1.3 लैम्डा से, सॉरी डिवाइड होगा, लैम्डा से डिवाइड होगा, हाँ लैम्डा से डिवाइड होगा, यानी कि हमें लैम्डा यहाँ नहीं रखना, यानी मिली क्यूरी है, क्यूरी में कन्वर्ट करने पड़ के लिए हमें पहले 1.5 इंटू 3.7 इंटू 10⁻7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वैल्यू ऊपर आएगी 3.7 इंटू 10⁻7, और इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा नीचे ले लीजिए, लैम्डा नीचे ले लीजिए 1.37 इंटू 10⁻11, सॉल्व करके निकालिएगा, सॉल्व करके निकालिएगा, इनमें से आंसर देख करके चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, जो आंसर आए वो आप टिक करिएगा, वैल्यू आपको एन की मैंने पुट कर दी है। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा, डिवीजन के बाद मिलान कर लीजिएगा कितना आ रहा है। आंसर ना देखिएगा, आंसर आपको बता दें, बहुत सारे आंसर गलत भी अमरीज दे रखे हैं, बहुत सारे आंसर गलत भी दे रखे हैं, इसलिए आंसर कैलकुलेट करिएगा, आंसर गलत भी दे रखे हैं, आंसर कैलकुलेट करिएगा आप। ठीक है, चलिए 61 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय समझते हैं, बताइए, अनुचुंबकीय समझते हैं, पैरामैग्नेटिक, 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 और पैरामैग्नेटिक यहां पर कौन सा है, पैरामैग्नेटिक कौन सा है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, ठीक है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर 1/2 कहां आएगा, केवल यहीं पर आएगा। ठीक, तो आंसर हमारा फिर यही राइट बनेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है जी, परम्यूटेट, परम्यूटेट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परम्यूटेट, तो सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है ना आपको, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हो जाता है हाफ NB माइनस Na, तो यहाँ पर हाफ, यहाँ पर NB1 हो गया और Na आपका 0 हो गया।
ठीक, तो इसका मतलब 1/2 आ गया, तो यही आएगा फोर्थ। 63 वाले का हो जाता है जवाब हमारा सेकंड वाला, ये सेकंड जवाब हो जाएगा ये वाला, एल्यूमिनो सिलिकेट वाला। ठीक है जी, चलिए अब आ जाइए आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो सही अरेंजमेंट है वो क्या होना चाहिए? व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ द आयनाइजेशन पोटेंशियल? 64। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल कैल्शियम, देन बेरियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, या फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो ये तो है ही नहीं, बताइए थर्ड वाला है। इन दोनों में से एक ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, बताइए इसमें से ऑप्शन 64 का बताइए। देखिए आपको एक चीज सिंपल सी बताऊं कि कुछ लोग यहाँ पर जवाब बी का दे रहे हैं, कुछ लोग 3 का दे रहे हैं। आप समझिए, आप मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो अगर हम लोग बात करते हैं बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, देन रेडियम। ठीक है, तो ये ऑर्डर तो सही हुआ नहीं। रेणु लिथियम का सबसे कम यहाँ पर दे रखा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये संभावना भी नहीं। सही को आपको अटेम्प्ट करना, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा। तो लिथियम अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, तो फिर ये वैल्यू हमारी गलत हो जाती है। कारण ये कि कार्बन सबसे छोटा, भाई अगर हम यहाँ पर लिथियम का लेंगे तो साइज लेफ्ट टू राइट चलते हैं, साइज इन डिक्रीज, तो ये हमारा ये भी गलत हो गया। लेकिन इस ऑर्डर में चलेंगे तो कैल्शियम सबसे ज्यादा है, देन बेरियम आ गया, स्ट्रोंशियम बेरियम में डिफरेंस रहता है, तो ये एक्सेप्शनल हो गया, और रेडियम सबसे कम रहता है। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर एक्यूरेट है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर एक्यूरेट है। डिफरेंस यहाँ पर थोड़ा सा है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये ऑप्शन आपके गलत है, यही ऑप्शन हमारा सही है, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही है। ध्यान दीजिएगा, एक बार बुक में भी चेक करिएगा, आप लोग बुक में भी वैल्यू से चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 65 एंड 66 पर आइए। 65 एंड 66, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या निकल के आएगी यहाँ पर? प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे तो +2 निकल के आनी चाहिए, क्योंकि ये माइनस का 3 हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। जगमोहन जी मैं आपको बता रहा हूं, जब आप चलेंगे स्ट्रोंशियम और बेरियम में, कैल्शियम तो ऑटोमेटिकली ज्यादा ऊपर से टॉप टू बॉटम आते हैं, तो आयनेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, डिक्रीज करता है, ये तो आपको भी पता है। और जब डिक्रीज करेगा तो ये ऑर्डर में ही है, केवल बेरियम और स्ट्रोंशियम में जो है वो यहाँ पर एफ ऑर्बिटल आने की वजह से, जो बेरियम में जब आप पहुंच जाएंगे, तो बेरियम में जब पहुंचोगे तो आप एफ ऑर्बिटल की शुरुआत यहीं से हो जाती है, एफ ऑर्बिटल की शुरुआत यहीं से हो जाती है, डी ऑर्बिटल की एंडिंग होती है और एफ ऑर्बिटल की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। इसीलिए इसमें साइज थोड़ा घट जाता है, साइज घट जाता है। इसीलिए भाई अब जब साइज घटा, यहाँ पर डी शेल होने की वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट काम करता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। और जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन तो इजी निकलेगा ना, तो वो सॉरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट तो टाइटली हेल्ड होगा, न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा खींच के रखेगा ना, तो लेकिन उतना पावरफुल नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए, इसीलिए ये वैल्यू थोड़ी सी वेरी कर जाती है, ये मैं बोल रहा हूँ।
एफ ऑर्बिटल की शुरुआत होने वाली होती है और डी ऑर्बिटल यहाँ पर खत्म हो रहे, डी ऑर्बिटल एंडिंग की तरफ चल रही होती है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर ये आ जाएगा आपका सेकेंड वाला। ये लेंथेनम सीरीज में आइए, बेरियम जो है वो लेंथेनम सीरीज के आसपास जब चलेंगे आप भाई, 56 के बाद 57 सीधा सीधा वही आता है, लेंथेनम ही आता है ना, तो वहीं पर जाइए आप, देखिए एक बार, दिमाग लगाइए। हाँ 66 वाले पर आइए, 66 वाले पर आइए। टेस्ट सीरीज इंग्लिश में होगी, डोंट वरी, आप लोग टेस्ट सीरीज के लिए परेशान ना हो, इंग्लिश में होगी। 66 वाले पर चले आइए। 66 वाला कह रहा है स्कॉट की शॉर्ट की जिसे आप बोलते हो, थर्ड वाला होगा। भाई आपने क्या किया, यहाँ एक क्रिस्टल साइट जालक के ऋणायन एनायन यानी कि मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, इसका मतलब है इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिस कर रहे हैं। यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन। ये पेपर मैंने हिंदी में इसलिए लिया कि सभी को एक बार दिख जाए कि हिंदी में भी पेपर हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्कशन जो करूंगा वो आपके इंग्लिश पेपर से करूंगा, इंग्लिश के पेपर से ही करूंगा। तो जो टेस्ट सीरीज होगी वो फुल टेस्ट सीरीज इंग्लिश में होगी, टेस्ट सीरीज इंग्लिश में होगी, टेस्ट सीरीज इंग्लिश में होगी, ठीक है। कुछ मॉडल पेपर्स इंग्लिश हिंदी दोनों में देंगे, कुछ मॉडल पेपर हिंदी इंग्लिश में दोनों में देंगे। सम मॉडल पेपर्स, सम मॉडल पेपर्स जो है वो हिंदी इंग्लिश मिक्स होंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स होंगे, ठीक है। ये बात आपको बताए दे रहा हूं। ये क्वेश्चन बहुत आता है पीजीटीज में, लगभग हर साल 2 साल बाद छोड़ करके आ जाता है ये 67 वाला, यही होगा ना, फोर्थ ऑप्शन होगा जी। और हमारी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आपको बहुत मिले होंगे, बिहार वाले एग्जाम में नोट कर लीजिए, झारखंड वाले में नोट कर लीजिए, बहुत क्वेश्चन आए हैं, बहुत क्वेश्चन आए हैं, थोड़े बहुत नहीं, बहुत क्वेश्चन आए हैं। जिन लोगों ने पेपर दिया, अजय आप बता सकते हैं, अजय आपने पेपर दिया है, मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, तो क्या उनमें से आपको मिले नहीं है? ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना, नहीं मिले तो नहीं लिख देना, जिससे सबको पता लग जाए कि मैं सच बोल रहा हूं या कि अपने आप ही मर्जी से बोल रहा हूँ। 68 वाले पर आ जाइए, 68 वाले पर आ जाइए। डेल्टा एस इज इक्वल टू आर एन वी टू अपॉन वी वन, यही क्वेश्चन होता है, यही 68 वाले का जवाब। 68 वाले का सेकंड तो नहीं है, फर्स्ट है। डेल्टा एस इज इक्वल टू आर एन, आर नेचुरल लॉग, आर नेचुरल लॉग वी टू अपॉन वी वन होता है भाई। रेणु यादव, क्या जो मैं बोल रहा हूं बात सही है मेरी? बात सही है। लोगों को हो सकता है हिंदी में परेशानी हुई हो, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं हमेशा पढ़ा देता हूं, और बहुत सारे लोगों की डिमांड अलग अलग रहती है, तो अब दोनों तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि हिंदी में टाइप करवाना बहुत डिफिकल्ट काम है, इंग्लिश में इजी वर्क रहता है। तो जी, तो रवि तिवारी, बंडा यूपी जी। कोई लोग कुछ पूछना चाह रहे तो अपना माइक ऑन करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी को भी अगर बात करनी है, कुछ पूछना है, तो माइक ऑन करके आप हमसे बात कर सकते हैं, मैं आपसे बात करने के लिए रेडी हूं जी। फिर हम लोग कल से अपनी टेस्ट सीरीज जिन लोगों ने परचेज कर ली है, मुकेश कुमार गुप्ता जी, बोलिए मुकेश जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ हिंदी होगी, हम लोगों की इंग्लिश होगी जगमोहन जी। बोलना चाह रहे हैं कुछ मुकेश? हम लोग इंग्लिश में ही अब तक डिस्कशन कर। नो सर, नो सर। नमस्ते जी, नहीं बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, प्रणाम। चलिए, कोई अगर बोलना चाह रहा हो तो बोल सकता है, ठीक है। मनु, हिंदी में बेकार तो है ही, ये तो आप जान रहे हैं, हिंदी में हमें कोई दिक्कत, हमें भी होती है दिक्कत, लेकिन मैंने सोचा आज हिंदी में उठाते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में ही होगी पूरी टेस्ट सीरीज, सेपरेट टाइम पर होगी,
जिसका टाइम डिफरेंट होगा। बाकी जो हमारे बैचेस चल रहे हैं वो एज यूजुअल उनमें तो हम डिस्कशन क्वेश्चंस करते ही हैं, उनमें तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करते ही, क्वेश्चन सेपरेट होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग टेस्ट सीरीज बनाई है इसलिए उसको अलग ऐप पर जोड़ा गया है। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं जुड़ना चाहते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं। जो लोग अपने बैचेस में हैं उन लोगों को मैं नहीं करूँगा, इंग्लिश में होगा। कमीशन भी इंग्लिश को ही करेक्ट मानता है, ठीक है ना। तो नए जो लोग ओल्ड हैं वो लोग परेशान ना हो, वो अपने ऐप पर रहें। अगर आपका मन करता है तो ठीक है, नहीं आपसे कोई वो नहीं है, आपको क्वेश्चंस तो मैं स्टैंडर्ड देता ही हूँ। बाकी लोग जो हैं, जो लोग चाहेंगे यूज़ करना, ठीक है, वो लोग यूज़ करेंगे, और नहीं तो आपके ऐप पर तो रहती है टेस्ट सीरीज, आप